गुड मॉर्निंग बेटा। तो कैसे हो? आज हम करेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बट ये चैप्टर ढंग से उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा बेटा जिन्होंने 9th क्लास की केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर रखे हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आए, चैप्टर करने में अच्छा लगे। तो ऐसा करते हैं, पहले 9th क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उठा लेते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बट डेफिनेटली एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन वेटेज, अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा 9th को उठाना जरूरी है। सो चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो बेटा हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या रहते हैं, इनको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास व्हाट इज एन एटम। एक एटम क्या होता है? एटम को अगर आप खोलो, तोड़ो, तो इसके अंदर 3 पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स विच कैरीज द negative charge, electron. Then is proton which carries the positive charge, and neutrons. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये 3 पार्टिकल्स हमारे पास एक एटम में पड़े रहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ना इस पे निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज इस पे प्रेजेंट नहीं होता। सो वी कॉल सच सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स एज neutral particles. Electron, who discovered electron was J.J. Thomson. J.J. Thomson. Who discovered protons was E. Goldstein. E. Goldstein. Then is who discovered neutrons. Neutrons की डिस्कवरी काफी लेट हुई, जॉन चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की, काफी लेट डिस्कवर हुए ये, जिसके लिए ही गॉट नोबेल प्राइज एज वेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटम का। इसके बिना केमिस्ट्री पूरी नहीं हो रही थी। काफी स्ट्रगल के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो किन्होंने डिस्कवर किए? जॉन चैडविक। जॉन चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। अब हमारा एटम ऑल इन ऑल कैसा रहता है? एक एटम, कोई सा भी एटम उठा लेते हैं, लेट्स पिक अप हाइड्रोजन, सबसे छोटा हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना रहता है हाइड्रोजन का? व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसके पास अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस कौन सा पार्ट होता है बेटा? न्यूक्लियस वो पार्ट है एटम का जिसके अंदर एटम के 2 पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? दोज आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे लिव इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। किसने दिया ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें? द साइंटिस्ट हु गेव दिस स्ट्रक्चर वाज बोहर। ठीक है, दिस इज बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे पास एक एटम के अंदर एक अंदर छोटा कमरा जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसके अंदर 2 पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
ठीक है। इस छोटे कमरे की डेंसिटी हर एटम के लिए, न्यूक्लियस की डेंसिटी इज सेम। हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है, सभी के सभी न्यूक्लियस, कोई सा भी आप एटम उठा लो, सभी के सभी न्यूक्लियस की कौन सी चीज सेम रहती है? दैट इज देयर डेंसिटी। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अब जितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड पाथ्स में, दैट इज ऑर्बिट्स में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो एटम है, एटम इज ऑल इन ऑल न्यूट्रल। एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? जितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह है प्रोटॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह है प्रोटॉन्स। उतना ही बेटा एटम के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में रहेगा? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो एटम ऑल इन ऑल इज अ न्यूट्रल बॉडी। ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ना इस पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जितने इसके पास प्रोटॉन्स रहते हैं, उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मजे की बात ये, उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई एम हैविंग ऑक्सीजन, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता लगाना है, जो कि अभी हमें याद हो जाता, दैट इज 8। इसका मतलब अगर आपको बताने कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास, डेफिनेटली 8। एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इतने ही इसके पास कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 8 प्रोटॉन। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज एक एटम के पास, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम के पास। ठीक है। कोई और उठा लेते हैं, लेट्स पिक अप नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इसका मतलब इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 7 ही प्रोटॉन्स हैं। लेट्स पिक अप सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन्स। लेट्स पिक अप नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर, नियॉन्स एटॉमिक नंबर इज 10। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 ही प्रोटॉन्स। मतलब कि हमारा जो एटम रहता है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। अब ये न्यूट्रल पार्टिकल है, केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे ये केमिकल रिएक्शंस में जाएगा, उसके लिए जानना जरूरी है। आपको एटॉमिक नंबर पता लग गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए। बिफोर आई मूव फर्दर, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या रहता है बेटा? किसी भी एटम का, किसी भी एटम का मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, हमारे पास 3 पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए एक एटम के अंदर, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से के इलेक्ट्रॉन्स का मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, which is 9.1 into 10 raised to the power minus 31। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास बराबर रहता है। ठीक है। इनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मास जो है वो इक्वल रहता है। जब हमें किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना होता है, हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं,
प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब एक एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स पड़े हैं, कितने न्यूट्रॉन्स पड़े हैं। तो किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है बेटा जी 16। कैसे आया, कितने प्रोटॉन्स हैं उसके पास, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स, कितने 8 बेटा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, अगर 8 को 16 में से माइनस करोगे तो विल गेट 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। 16 U इज मास ऑफ योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास। ऐसे नाइट्रोजन का मास विच इज 14 U। U is what? U is abbreviate form of atomic mass unit, atomic mass unit। ठीक है, अगर ये ही एक एटम की बजाय मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल एटम्स हैं, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम्स है मेरे पास अगर ऑक्सीजन के, तो उन्हीं का मास कैसे लिखा जाएगा, 16 ग्राम्स। अगर एक एटम का मास लिख रहे हो तो पीछे यू डलेगा। अगर एक मोल एटम्स का मास लिख रहे हो, एक मोल काउंट में कितना, 6.0 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर। अगर 23 पार्टिकल्स का मास लिख रहे हो तो 16 ग्राम। एक एटम का मास लिख रहे हो तो पीछे यू डलेगा। तो किसी भी एटम का मास किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उस पर एटॉमिक मास डिपेंड करता है। क्योंकि एटॉमिक मास भी आपको निकालना 9th में ही सिखाया गया है, बट उसका यूज आपके इस चैप्टर में रहेगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, देन इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सारी टर्म्स जो कि 9th में कर चुके हो, यू विल बी यूजिंग दिस ऑल इन योर 10th। वो तभी अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स में इनका यूज है, तभी समझ पाओगे अगर आपने 9th में इनको ढंग से किया हुआ है। तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, हमने बात की एटॉमिक नंबर की, हमने बात की एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बोलूं मैं कि एटॉमिक मास बेटा फाइंड आउट करके दो, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास फाइंड आउट करके दो, तो हाइड्रोजन का मास कितना रहता है, 1। कितने एटम्स पड़े हैं इसमें हाइड्रोजन के, एक का मास 1, 2 का मास इंटू 2 कर दो। सल्फर का एटॉमिक मास इज 32 प्लस ऑक्सीजन विच इज 16। कितने एटम्स पड़े हुए हैं बेटा ऑक्सीजन के, दैट इज 4। तो यहां से मास निकल के कितना आएगा, 2 प्लस 32 इज 34 एंड 16 32 64, यहां से आ गया 64। 64 प्लस 34 केम आउट टू बी 98 U। ठीक है, तो ये हमारे पास मास आया किसका, दिस इज मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाल के दो मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, दिस इज अ मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1। सो 24 प्लस 16 केम आउट टू बी 40 U। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं मुझे मास फाइंड आउट करके दो सोडियम क्लोराइड का, दैट इज NaCl। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5। सो 23 प्लस 35.5 will come out to be 58.5, 58.5 U। ठीक है, ऐसे ही बोलूं मास फाइंड आउट करके दो बेटा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, दैट इज C6
H12O6 कौन है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास, कार्बन का मास 12, 12 कितने एटम्स पड़े हैं? 6, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने एटम्स पड़े हुए हैं? 12, प्लस ऑक्सीजन का मास इज 16, कितने एटम्स पड़े हैं बेटा? 6। इसको सॉल्व करके चेक करो, द मास विल कम आउट टू बी 180 U। 180 ग्राम्स का पड़ेगा पीछे, जब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड आउट करोगे। एक मॉलिक्यूल का मास पीछे U, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास पीछे ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता लग गया, एटॉमिक मास पता लग गया बेटा। अब हमारे पास कोई भी एटम अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, न्यूट्रल है एटम, अगर उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इनर्ट रहेगा, दैट इज नॉन रिएक्टिव। जैसे कि मैंने कहा नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इसका मतलब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स डले बेटा, दूसरे ऑर्बिट में कितने डलेंगे? 10 में से 2 गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इफ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके पास उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? स्टेबल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर अनस्टेबल है तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम हैविंग सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में बेटा 8 एंड आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। ठीक है, अब इसका मतलब है या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज विच यू शुड नो नाउ इज सोडियम इज अ मेटल। ठीक है, जितने भी मेटल्स हमारे पास होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद सोडियम विल एक्वायर, देने वाला हमेशा पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम विल एक्वायर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पहले ये एटम था, दिस वॉज एन एटम, ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे इसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, इसको क्या करना पड़ा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इट नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू अ केटाइन। केटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। जितने भी मेटल्स हमारे पास आप देखोगे, Na पॉजिटिव, लिथियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव भी रहता है। ठीक है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 positive. Metals, they always have a tendency to acquire the positive charge. How the positive charge comes? After losing the electron. Electron lose करने के बाद positive charge आता है। जितने electron कोई atom lose करता है उतने यूनिट उस पर positive charge आ जाता है, and positively charged ions are said as cations. सिमिलरली बेटा, अगर किसी नॉन मेटल ने, यहीं पे करके देखते हैं, अगर किसी नॉन मेटल ने बेटा जी, नॉन मेटल ने किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, फॉर एग्जांपल इफ आई पिक अप क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसके पास चांस है या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। हर एक चीज की
टेंडेंसी होती है इजी वे आउट चूज करने की। तो इजी वे आउट क्या बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। दैट मीन्स, सॉरी, हाँ जी, तो क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज इम्पॉसिबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या पता चला कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और गेन करना, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बेटा इट विल एक्वायर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन से अब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। इसका मतलब जो कि पहले न्यूट्रल था, आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू आयन। व्हाट सॉर्ट ऑफ आयन? क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन। ठीक है जी, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस जितने भी है इनको हम बोलते हैं एनायंस। anions. Cat is positive. Cations are positively charged ions. Anions are negatively charged ions. Negatively charged ions are formed by gain of electrons. Gain of electrons. ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं? क्योंकि हर एटम की टेंडेंसी है कि उसका क्या कंप्लीट हो, ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो एटम अपने आप को क्या कंसिडर करता है, स्टेबल। ठीक है, हर चीज की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल हो, एंड केमिस्ट्री कहती है जब कोई चीज स्टेबल होती है उसके पास एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ठीक है, मोर द स्टेबिलिटी लेसर इज द एनर्जी, लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। कम एनर्जी स्टेबिलिटी, स्थिरता ज्यादा। ठीक है, लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है जी, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में या तो न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो लूज कर रहा है किस में कन्वर्ट हुआ, कैटायन में। जो गेन कर रहा है किस में तब्दील हुआ, एनायन में। तीसरी चीज होती है बेटा कि कोई भी एटम, जैसे कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही नहीं है। तो ये स्टेबल होने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, व्हाट इट विल डू इज इट विल शेयर। कार्बन एक ऐसी ब्रांच बनाता है केमिस्ट्री की, वी कॉल दैट ब्रांच एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वी कॉल दैट ब्रांच एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसके पास यूनिक टेंडेंसी है, ये अपने जैसे ही एटम्स के साथ जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस बना सकता है। द प्रॉपर्टी सेड एज कैटिनेशन, कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी सेड एज कैटिनेशन, सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी, सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी सेड एज कैटिनेशन। तो कार्बन बेटा, अगर हम इस कार्बन की बात करें, देखें 2 2 4 2 6 2 8, इसका क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे, शेयरिंग से, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका भी क्या कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ऑक्टेट। ठीक है, इसका भी यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ, दैट इज इट्स ऑक्टेट is now complete, that means carbon is stable। तो हमारे पास हर एटम की टेंडेंसी है, मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। एक्सट्रीम एंड्स पे पड़े हैं ये पीरियोडिक टेबल पे के, जो बीच में हमारे पास बेटा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनकी ज्यादातर टेंडेंसी रहती है शेयरिंग की। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ता है एंड आयनिक बॉन्ड बनाता है, जो बीच में पड़े हुए हैं वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, पूरी डिटेल में आपके पास 10th में ही आएगा ये चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, बट ये मुझे लेआउट देना था आपको 9th क्लास का, क्योंकि आपको चैप्टर कोई भी केमिस्ट्री का तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन, ये डिस्कस करने के बाद बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मेजरली लर्न होनी चाहिए वो कौन सी हैं, इस बोर्ड पे सारी मेंशन है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद होंगी तभी आप कोई कंपाउंड बना सकोगे। कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में जब आप जोड़ देते हो तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास लिथियम पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्मूले में हमेशा आगे आते हैं। साथ में उठा लेते हैं बेटा क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना चार्ज है, 1 ही है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपके पास, लिथियम क्लोराइड, LiCl। अगर मैं उठाऊं मैग्नीशियम, सी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, इसके नीचे लिख लें। साथ में उठाते हैं, ओके, लेट इट बी सल्फेट, SO4, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, नेगेटिव में, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दो इसके पास जाएगा, ये दो इसके पास जाएगा, क्योंकि सेम है। पहले एक बार प्रॉपरली लिखते हैं, Mg के पैर में 2 गया, SO4 के पैर में भी 2 गया, क्योंकि सेम सेम थे, कट जाएंगे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, इट विल बी MgSO4, MgSO4। ऐसे ही बेटा बेरियम, बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2, ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं इसको, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी, नेगेटिव में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट BaO, 2 से 2 कट जाएगा। लेट्स पिक अप बेरियम chloride is 1, so cross multiply them you will get BaCl2। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल में से चेक करना, दैट इज 1, नाइट्रेट इज NO3, 1 यूनिट नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट NaNO3। सोडियम सल्फेट, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट Na2SO4। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर नहीं याद, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले, ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले, एल्यूमिनियम कैरीज 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इफ दे आर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज दे आर ऑल मेटल्स। एंड इधर जितने भी पड़े हैं नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, H positive is hydride, sorry, H negative is hydride, H positive क्या रहता है, what is H positive, that is proton, H positive is proton, H negative is hydride, then is oxide, sulfide, sulfide, sulfate, phosphate, nitride। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से याद हैं तो ही चैप्टर ढंग से कर पाओगे। हमने अभी तक 9th क्लास की ब्रीफिंग की है, अपने चैप्टर के साथ अभी शुरू करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा अभी शुरू करते हैं एक्चुअल वे में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर chemical reactions, chemical reactions, जब केमिकल्स को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट दे दिया जाए, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर दे दिया जाए, तो वो अपने पुराने बॉन्ड तोड़ के कुछ नए बॉन्ड बनाते हैं, जिसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेरे पास था हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है, तो इसने रिएक्ट होने के बाद मुझे दिया पानी। तो जो एरो के बेटा लेफ्ट साइड में पड़े हुए हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स। एंड जो राइट साइड में पड़ा है वी कॉल देम एज प्रोडक्ट्स।
ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर केमिकल को, पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रॉपर एनवायरमेंट दे दें, ठीक है, तो वो केमिकली रिएक्ट करता है, अपने पुराने बॉन्ड तोड़ता है एंड नए प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें नए बॉन्ड होंगे, ठीक है। जैसे ही पुराना कंपाउंड टूट के नया बना, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। जैसे कि ऑक्सीजन हेल्प्स टू कैच फायर, आग नहीं लगती है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन भी सम हाउ हेल्प्स इन आग लगने के प्रोसेस में, दैट इज ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन प्रोसेस। हाइड्रोजन भी जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे अगर आप जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल लेके जाओगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पटक 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 पटक, जैसे पटाखे में से आवाज आती है ना, लाइक जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये दोनों तो आग लगने में मदद करते हैं। जब जुड़े, नेचर ही बदल गया। नेचर क्या बदला? तब्दील हुआ पानी में। पानी की टेंडेंसी है आग को बुझाने की। जहां कहीं पे भी आग लगी होती है, डिपेंड करता है कैसे सोर्स से लगी है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे पानी फेंकोगे। ऐसा नहीं है कि बिजली की वजह से आग लगी है तो पानी फेंक दोगे तो वहां पे करंट हो जाएगा। तो हमारे पास पानी की टेंडेंसी रहती है आग को बुझाने की। इसका मतलब जब आपके रिएक्टेंट्स आपस में जुड़े, उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स दिए, तो रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का नेचर आपस में सेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज लिख दोगे तो शायद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, नो, नेचर टोटली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज जब आप दो या एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में सूटेबल एनवायरमेंट में रख दो। सूटेबल एनवायरमेंट के बिना नहीं रिएक्शन होगा। सूटेबल एनवायरमेंट दोगे, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा आपको प्रेशर चाहिए, क्या कैटालिस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सूटेबल एनवायरमेंट नहीं है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास काफी रिएक्टिव मेटल दैट इज मैग्नीशियम, इसको आपने एयर में ओपनली रख दिया। आपके पास मैग्नीशियम का एक रिबन था, ठीक है, इस मैग्नीशियम के रिबन को आपने ओपन एनवायरनमेंट में अगर रख दिया बेटा, तो ये अपने आप ही एयर में से कौन सी गैस उठाएगा? जहां कहीं पे भी आपको केमिस्ट्री में एयर वर्ड लिख दिया जाए तो अंडरस्टूड है वहां पे किसको उठाएगा? ये ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन एक गैस है तो साथ में आप एब्रीवेट भी कर सकते हो दैट दिस इज अ गैस। मैग्नीशियम का रिबन लिया तो सॉलिड स्टेट में है। मैग्नीशियम अपने आप ही, क्योंकि इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके किसमें कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना अभी डिस्कस करके हटे हैं। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2, ऑक्सीजन की नेगेटिव में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी Mg2O2, 2 से 2 कट गया, यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर देंगे ये मैग्नीशियम का रिबन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। मैग्नीशियम इज क्वाइट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्टिव होने की वजह से अपने आप ही एनवायरनमेंट में पड़ा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके खुद के ऊपर एक परत बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, किसकी? या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की। इसका मतलब जब भी आपने मैग्नीशियम को किसी केमिकल रिएक्शन के लिए उठाना है, इसको पहले आपको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। सैंड पेपर से रब करने के बाद ये लेयर यहां से हटेगी, मैग्नीशियम एक्सपोज होगा, तब आप इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज में ला सकते हो। ये बात हुई कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड है, ठीक है,
एंड नए बॉन्ड बनते हैं नई खूबियों के साथ, जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो प्रोडक्ट्स में नहीं रहेंगी। फिर सेकंड टर्म थी बेटा केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल इक्वेशन। इफ आई राइट lime water reacts with carbon dioxide to form a milky product. If I write lime water reacts with carbon dioxide to form some milky substance, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, ये आपको ब्रीफ आउट किया, एक पैराग्राफ लिख के दे दिया कि लाइम वाटर। अब इसकी इक्वेशन फॉर्मेट अगर आपने देनी है तो इनके आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इनके फॉर्मूले अगर आप लिखोगे, व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, कैल्शियम इज 2, तो अभी पैर में 2 चला गया। लाइम वाटर, ठीक है, मींस इट इज अ लिक्विड। तो राउंड ब्रैकेट में आपने इसकी स्टेट को भी मेंशन कर दिया। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कहते हैं लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पे हमारे पास कंटेनर के अंदर कुछ सफेद रंग का लिक्विड आ गया। वो सफेद रंग का लिक्विड आपका क्या होगा? दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइम वाटर reacts with carbon dioxide, या carbon dioxide turns the lime water milky, and the milky substance over here is calcium carbonate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अगेन लिक्विड, या फॉर्मेट इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म भी हो सकता है, तो यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स सिंबल के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे डेल्टा बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है जी हीट। अब अगर एरो पे डेल्टा बना हुआ है, इसका मतलब हमने सिस्टम को हीट दी है। अगर आपने रिएक्टेंट्स को गर्म किया, अगर आपने अपने रिएक्टेंट्स को गर्म किया तो आपका रिएक्शन है जी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स टू गिव, थर्मिक मीन्स हीट, हीट देना। अगर रिएक्शन होने के बाद, जैसे कि मैं बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जैसे क्विक लाइम, सॉरी दिस इज, हाँ जी, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स यू लाइम वाटर। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाइम वाटर भी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आपका गर्म होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स रिलीज, थर्मिक मीन्स हीट, हीट का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सो हमारे पास और इंफॉर्मेशन अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हो तो एरो पे डेल्टा बना हो सकता है, या प्रोडक्ट्स में डेल्टा एच लिखा हो सकता है। डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स रिलीज ऑफ हीट, एंडो मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। डेल्टा हुआ, डेल्टा के बाद है बेटा अगर कोई गैस रिलीज हो रही किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो अपसाइड एरो वहां पे बना होता है। जैसे कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, विच बीइंग अ गैस, साथ में अपसाइड एरो बना दो। अगर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई है,
कोई आपको टेस्ट ट्यूब, रिएक्शन होने के बाद टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ सॉलिड पाउडर लाइक मटेरियल नजर आ रहा है, उनको बोला जाता है प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन को डाउन साइड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिपिटेट्स, गैस, फिर स्टेट्स तो है ही, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, एक होता है एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म कौन सी होती है? जब किसी के अंदर पानी पड़ा हो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पानी आपने डाल दिया तो वो उसकी कौन सी फॉर्म आ जाती है? एक्वस फॉर्म, AQ, एक्वस फॉर्म। लिक्विड होगा, सॉलिड हो गया, गैशियस हो गया, एक्वस फॉर्म हो गया। डेल्टा हीट रिप्रेजेंट करता है, अपसाइड एरो, डाउन साइड एरो। तो ये सिंबल जो है ये हमारी केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जितना आप इस इक्वेशन को लिखते टाइम इन सिंबल्स का प्रयोग करोगे, आपकी केमिकल रिएक्शन उतना इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करके देगी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा जी कोई भी केमिकल रिएक्शन में बाय मास जितने भी आपने रिएक्टेंट्स लिए उतने ही बाय मास अगर आपको वहां पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने अपनी केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया है। बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर मैंने इधर कैल्शियम का एक एटम लिया तो उधर भी मुझे एक ही मिलना चाहिए। ऑक्सीजन अगर इधर 2 है तो इधर भी मुझे ऑक्सीजन 2 मिलने चाहिए। हाइड्रोजन अगर इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन अगर मुझे 2 मिल रहे हैं, हाइड्रोजन 2 मिल रहे हैं, तो मेरा केमिकल रिएक्शन जो है इक्वेशन फॉर्म में मैंने लिखा और उसको मैंने बैलेंस भी किया। बैलेंसिंग किस लॉ पे आधारित है, किस लॉ पे डिपेंडेंट है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of mass. That is, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. बैलेंसिंग की डिस्कशन भी डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में। तो अपनी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है एंड उसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है, कौन से सिंबल्स का प्रयोग करके, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे याद करनी है, कैसे उसका यूज करना है टू मेक द फॉर्मूला। क्योंकि ये चीजें नहीं पता होंगी तो चैप्टर आपका आगे नहीं होगा। इन चीजों पे काम करो। चैप्टर कल आगे कंटिन्यू करेंगे विद कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुआ तो कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, देन इस कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं, इन सभी पे डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। बाय देन दिस इज योर होमवर्क टू लर्न ऑल दिस। कल पहले क्लास शुरू होने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो इस चैप्टर में बहुत यूज में रहेंगे वो केमिकल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उनके रंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि रंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। कौन से कंपाउंड का कौन सा कलर होता है, ठीक है। कोशिश कल के लेक्चर में सारे का सारा चैप्टर खत्म करने की, बट आज का बेसिक चैप्टर, बेसिक लेक्चर उसको प्लीज करके आना सो दैट कल का आपका बड़ा स्मूथली चैप्टर खत्म हो सके। बाय देन गुड बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग योर थिंग्स।